क्लास 10th के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में फिर से हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और 2024 का जो फाइनल एग्जाम होगा, यानी कि 2025 में जो जैक बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये जो है जैक के ऑफिशियल वेबसाइट का क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं पूरा 40 क्वेश्चन कौन कौन सा है इस सेट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखेंगे कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी सरकार जिसके शासन व्यवस्था पर किसी सत्ता और किसी प्रकार कोई अंकुश होगा ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। और वही था फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में निरंकुशवाद ही था। आगे दूसरा सवाल है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो मतदान के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। पूरा फास्ट हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बास्टिल के किले का पतन कब हुआ था। तो बास्टिल का किला का पतन 1789 ईस्वी में ही हुआ था, फ्रांस की क्रांति के समय। आगे 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो ऑस्ट्रिया के जो ये थे चांसलर मैटरनिख ने, वो ने किया था, मैटरनिख ने। आगे लिब्रे क्या, तो लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है कि गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। तो गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। आगे आठवां सवाल है कि गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि। आगे है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो वो भगत सिंह ने किया था, भगत सिंह ने। आगे आगे देखेंगे भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी की जयंती है, ठीक है, उनका जन्म दिवस है। आगे आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन समझते हैं। तो हमारे घर में जो दूध देने वाली गाय है वो जैव संसाधन है, क्योंकि सजीव है। आगे है, जिस भूमि पर खेती की जाती है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो वो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है बांगर और खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई। तो वो था उड़ीसा से। अगला सवाल है कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। तो वो है रक्षित वन का। 1/3 यानी कि 100 में 1/3 अगर निकाल देंगे तो रक्षित वन आ जाएगा। आगे भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं। यानी कि भारत का 5% ऐसा आदमी जो बहुत धनी है, वो कितने परसेंट गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं। तो 25%। 16वां का आंसर हो जाएगा 25%। आगे 17वां क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। यानी कि वर्षा जल संग्रहण की रीति जो है वो किस कारण से कम हो रही है। तो वो जो होगा आपका इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा जो स्टार्ट किया गया उसके चलते कम हो रहा है अब। 18वां सवाल है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से परिवर्तित कर दिया है किस चीज़ को। तो सिंचाई ने परिवर्तित कर दिया है फसल के प्रतिरूप को। अगला सवाल है, 19वां की प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे हो रही है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। दूसरा अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना। तो दोनों हो सकता है लेकिन ज़्यादा सूटेबल आंसर एक लग रहा है, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी हो जाना। अगला सवाल है, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता। तो देखिए जलाशय की तली में तलछट का जमा होता है, बिल्कुल सही है। जलीय जीवों के भोजन में कमी आती है, सही है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते, सही है। तो सूर्य ग्रहण होता है, नहीं, सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अगला, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में कौन सा है। यूएनडीपी के आधार पे तो वो हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी। अगला सवाल है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या बात बोला गया है। तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष है उससे अधिक है उसे समृद्ध देश कहेंगे, बिल्कुल सही है ये। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष है उससे कम है उसको निम्न आय वाले देश कहते हैं। तो क और ख बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या करता है, देश की कुल जनसंख्या में देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या को भाग देते हैं। तो भाग जब दिए तो औसत आय ही आएगा। तो प्रति व्यक्ति आय का नाम दूसरा औसत आय भी होता है। अगला, इनमें कौन भावी पीढ़ी के कल्याण से को परिभाषित करता है। तो वो धारणीय विकास यानी संपोषणीय विकास को परिभाषित करता है। अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है, परिवहन होगा, संचार होगा, बैंकिंग होगा, विपणन होगा, ये सब आ जाएगा सेवा क्षेत्र में। अगला है,
अगला है जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल है नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटी के लिए रोजगार के कई दिनों की संख्या दिया गया मतलब रोजगार का, तो 100 दिनों की गारंटी इसमें दिया गया है। अगला सवाल है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में आता है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान तो संगठित क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी किस अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपका सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता और अपनी कार्य क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 29 का आपका हो जाएगा अपनी कार्य क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित कौन करता है? तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित करता जो है वो आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट 31वां सवाल होगा कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न रूप में मिलता है। तो नियंत्रण और संतुलन का जो व्यवस्था मिलेगा आपको मिलेगा सत्ता का क्षैतिज वितरण में। अगला है सत्ता के क्षैतिज वितरण में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 32 की साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण किन देश में है? तो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, यानी कि 32 का ग आंसर बिल्कुल सही है। अगला भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायत को मिलाकर किसका गठन होता है? तो विकेंद्रीकरण के चलते कई ग्राम को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगला है सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों शामिल है, इसलिए घ आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहते हैं, मेयर यानी कि महापौर कहा जाता है। आगे बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे दिया था? बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? ठीक है, किसे बेच दिया था? तो वो जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। अगला निम्न में कौन असत्य है? तो दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है ये। आगे है आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं ले देते, ये भी आपका सत्य है, सही है। और तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। और चौथा ऑप्शन है अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो बिल्कुल आपका 37 का ग नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? तो भारत में गठबंधन सरकार की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 से शुरू हुआ था, 1990 से। अगला सवाल होगा कि भारत में अवशिष्ट यानी बाकी बचे विषय पर अधिकार कौन बनाते हैं? तो देखिए केंद्र सरकार में कौन बनाता है, यानी संघ सूची में बनाता है केंद्र सरकार, राज्य सूची में बनाता है राज्य सरकार, और उसके बाद आपका समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाता है, और बाकी जो बच जाता है उसको अवशिष्ट विषय बोलते हैं। अंत में उसको केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला सवाल है भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर जो है वो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार है। तो हम लोग पूरा 40 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और अभी आपको एक से एक बेहतरीन धुआंधार वीडियो आएगा दोस्तों, ताकि आपका कम से कम 30 जो क्वेश्चन आएगा 30 में से ऑब्जेक्टिव में 30 में से आप लगभग 30 या 28 कर सकते हैं, 28 या 29 30 भी कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आया हुआ है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है और वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका इसी सवाल से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बन जाए और आप इसको मिस कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।